हेलो बच्चों। बच्चों, आज अपन लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक का। तो बेटा आपकी स्क्रीन पर एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है बेटा? एग्जाम्पल नंबर 3, तो एग्जाम्पल 3 कह रहा है आपसे कि दो वैद्युत आवेश के बीच स्थिर वैद्युत बल के लिए कूलाम नियम तथा दो स्थिर बिंदु द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के लिए न्यूटन के नियम, दोनों में ही बल आवेश या द्रव्यमानों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बेटा ये तो हमें पता है, ठीक है। और ये इसमें कह रखा है कि जो फोर्स है वो आवेशों के या द्रव्यमानों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये दे रखा है बेटा, ठीक है। अब आपसे बोला गया है कि दोनों बलों के परिमाण ज्ञात करके इनकी प्रबलताओं की तुलना की जाए। और दोनों बल, तो बेटा देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कूलाम बल एफ ई बराबर कितना होता है? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यस सर, यही होता है बेटा। ओके। और ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है बेटा? एफ ऑफ जी बराबर G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। इक्वेशन नंबर 2। अब अपन क्या करेंगे बेटा? डिवाइडेड बाय दीज टू इक्वेशन, तो दोनों इक्वेशन में भाग लगाएंगे। तो एफ ई अपॉन एफ जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। भाग को गुणा में कन्वर्ट कर देंगे तो आर स्क्वायर ऊपर चले जाएगा। G m1 m2, यस सर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास एफ ई अपॉन एफ जी बराबर के Q1 Q2 अपॉन G m1 m2 ये आ गया, ठीक है बेटा। अब हमें बोला गया है कि प्रबलताओं की तुलना कीजिए। जो इसकी स्ट्रेंथ पूछी गई है, इसकी जो बेटा हमें स्ट्रेंथ पूछी गई है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ निकालने के लिए हमें डायरेक्शन पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, हमें मैग्नीट्यूड पे फोकस करना है, यानी केवल इसके परिमाण की बात करनी है, ठीक है। डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, क्योंकि बेटा हमें मालूम है जो एफ ऑफ जी होता है ना, वो तो नेगेटिव नेचर का होता है। क्यों? क्योंकि ये ऑलवेज क्या करता है? आकर्षण का गुण रखता है, अट्रैक्टिव करता है, ठीक है। और जो एफ ऑफ ई होता है बेटा, एफ ऑफ ई माइनस भी होता है और प्लस भी होता है। क्यों? क्योंकि ये अट्रैक्ट भी करता है और ये रिपेल भी करता है, प्रतिकर्षण भी करता है। यस सर, समझ में आ गया। तो सर मैग्नीट्यूड करना है तो हम एफ ऑफ ई बटे एफ ऑफ जी का मोड ले लेंगे। तो यहाँ भी कितना हो जाएगा? मोड ऑफ के Q1 Q2 अपॉन G m1 m2। तो ये सूत्र हम याद रखेंगे। ओके, ठीक है। अब इसकी प्रबलताओं की तुलना करेंगे और हमें पहला जो पार्ट दे रखा है इसका, वो दे रखा है एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के लिए। तो बेटा एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के लिए अब हम इसकी बात करेंगे गुरुजी। तो देखो बेटा, आइए यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट। तो बेटा इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 की घात माइनस के 31 के जी। यस गुरुजी, ये तो अब हमें याद हो गया। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना होता है। प्रोटॉन का मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10 की घात माइनस के 27 के जी। यस गुरुजी, ये भी अब हमें पता लग गया है। अब हमें बात करनी है किसकी? चार्ज ऑफ। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? तो क्यू ऑफ ई कितना होता है? माइनस के 1.6 इंटू 10 की घात माइनस के 19 कूलाम। और चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? प्लस के 1.6 इंटू 10 की घात माइनस के 19 कूलाम। यस सर, हमारे यहाँ तक समझ में आ गया है सर। अब हम क्या करेंगे? अब हम वैल्यू पुट कर देंगे बेटा, ठीक है। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा? एफ ऑफ ई बटे एफ ऑफ जी, ये लगा दिया हमने मोड, इज इक्वल टू मोड के की वैल्यू कितनी है? 9 इंटू 10 की घात 9,
Q1 और Q1 Q2 देखो, तो QE QP सेम है, और नेगेटिव जो होता है मॉड नेगेटिव पॉजिटिव कर देगा, ठीक है। तो क्या हम लिख सकते हैं उसे 1.6 इंटू 10 की घात माइनस के 19 का स्क्वायर, यस सर, बटे जी की वैल्यू कितनी होती है बेटा, तो जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की घात माइनस के 11। एम वन कितना है 9.1 इंटू 10 की घात माइनस के 31। ओके, मास ऑफ प्रोटॉन कितना है 1.67 इंटू 10 की घात माइनस के 27। यस सर, अब ये वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो सर जब ये वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये ऑलमोस्ट जो हमारे आएगी बेटा, ये आ जाएगी 10 की घात 30, ठीक है, 10 की घात 30 आ रही बेटा, 19 38, और 10 की घात माइनस के 31, 11 27, ओहो तो 39, तो 10 की घात 39, ठीक है। और यहाँ पे जो वैल्यू हम करेंगे 2.4 इंटू 10 की घात 39 आ गया है, यस सर। तो मास ऑफ फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक और फोर्स ऑफ ग्रेविटी का मोड ये आ गया। यानी जो हमारे पास विद्युत बल होता है वो गुरुत्वीय बल से 10 की घात 39 गुना स्ट्रेंथ होता है, प्रबल होता है, यस सर। सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट क्या कर रहा है, दो प्रोटोनों के लिए। अब दो प्रोटोनों की बात करेंगे बेटा, तो वही हम मैग्नीट्यूड वाइज एफ ऑफ ई अपॉन एफ ऑफ जी, के की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10 की घात 9, ओके। और ई तो वही जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 10 की घात माइनस के 19 का क्या आ जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। फिर जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 की घात माइनस के 11। और मास ऑफ प्रोटॉन की बात करेंगे तो प्रोटॉन कर लेंगे बेटा। तो प्रोटॉन कितना है 1.67 इंटू 10 की घात माइनस के 27 का होल स्क्वायर, और ये मैग्नीट्यूड बंद कर देंगे, मोड बंद कर देंगे, तो कितना आया हमारे पास, ये आएगा 10 की घात 36 इंटू 1.6, यस सर। तो 10 की घात 36 टाइम्स क्या होता है, ज़्यादा होता है विद्युत का बल, यस सर। तीसरा पार्ट बी, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन में पारस्परिक आकर्षण के विद्युत बल के कारण इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के त्वरण आकलित कीजिए जबकि इनके बीच की दूरी ये है और ये देखो बेटा, हमें क्या निकालना है, हमें इसका क्या निकालना है, त्वरण निकालना है, ठीक है। तो त्वरण निकालने के लिए अब देखो, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन में पारस्परिक आकर्षण के वैद्युत बल के कारण, तो वैद्युत बल है ना, तो देखो यस सर बी पार्ट, हमें वैद्युत बल निकालना है ई, तो के कितना है 9 इंटू 10 की घात 9, ठीक है। और Q1 Q2 तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो 1.6 इंटू 10 की घात माइनस के 19 इंटू 1.6 इंटू 10 की घात माइनस के 19 बटे आर स्क्वायर। अब इसमें जो हमें डिस्टेंस दे रखी है, इनके बीच की दूरी कितनी है, इनके बीच की दूरी है हमें 1 यानी 10 की घात माइनस के 10, तो 10 की घात माइनस के 10 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, तो कितना जाएगा बेटा ये 9 इंटू 1.6, ठीक है, माइनस के 19 और 19 38 और प्लस के 9, 10 की घात है ना, तो माइनस के 29 ये होगा बेटा, ठीक है। फिर बटे 10 का माइनस 10 10 का माइनस 10 कितना हो जाएगा 10 की घात माइनस के 20 हो जाएगा। तो एफ ऑफ ई कितना हो जाएगा बेटा, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का जाएगा, तो 9 इंटू 1.6 2.56, यस इंटू प्लस के हो जाएगा ये, तो माइनस के 9 बचेगा, यस सर। हमारे समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। अब देखो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि हमें क्या पूछा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा। देखो हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है कि इनके बीच की दूरी ये है, तो त्वरण इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के त्वरण आकलित कीजिए, ठीक है, त्वरण आकलित करना है, ओके। तो एफ ही दे रखा है,
तो बेटा एफ कोई भी फोर्स होता है तो क्या हम उसे एम ए लिख सकते हैं? यस सर, एफ बराबर एम ए। ठीक है, तो कितना है ये बराबर 9 इंटू 2.56 इंटू 10⁻⁻⁹। ठीक है, अब प्रोटॉन के लिए निकालना है तो ए बराबर 9 इंटू 2.56 इंटू 10⁻⁻⁹ बटे मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 इंटू 10⁻⁻⁻27। तो ए इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? तो ए इक्वल टू हमारे पास आ गया है तो देखो 10⁻27 ऊपर चल जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा तो 9 इंटू 256 बटे 167 गुना 10⁻27 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 10⁻+27 में से माइनस के 9 गए तो कितना बचेगा बेटा? 18 बचेगा। 10⁻18 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। हाँ गुरुजी बिल्कुल हो गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम भाग लगाएंगे तो ए इक्वल टू, अच्छा इसमें इसका भाग लगाएंगे ना, तो देखो कितना रहा है 9 छिक्की 54 की 4। ठीक है, 5 9 इंटू 5 9 पंच 45 5 50 0 5। ठीक है, और 9 दूनी 18 और 5 23 डिवाइडेड बाई 167 इंटू 10⁻18। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, हाँ जी गुरुजी बिल्कुल सही है। ठीक है, मज़े आ गए। ओके ठीक है बेटा, देखो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं की ना हमने? 18 10⁻27 ऊपर जाएगा प्लस 27। ठीक है बेटा, ओके सर, मज़े आ गए सर। चलो तो ये हो गया मेरे पास। ओके ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4। क्या कह रहा है एग्जाम्पल 4? धातु का आवेशित गोला ए नायलॉन के धागे से निलंबित है। तो बेटा ये जो आपको दिख रहा है ना, क्या गुरुजी क्या दिख रहा है हमें? ये जो है ना बेटा, ये, अरे गुरुजी हमें तो पेन लेना है, पेन लेंगे। ये लो, ये जो दिख रहा है ना, ये नायलॉन का धागा है। यस सर, बिल्कुल सर, समझ में आ गया, ये नायलॉन का धागा है। ठीक है, और इससे हमारे पास एक चालक गोला ए बंधा हुआ है। विद्युत रोधी हत्ती द्वारा किसी अन्य धातु के आवेशित गोले, तो ये आवेशित गोला है और ये जो है विद्युत रोधी हत्ता है। ठीक है, विद्युत रोधी इसका मतलब ये आवेश यहाँ नहीं आ सकता। ठीक है, ये यहीं रहेगा। ओके सर, बी को ए के निकट लाया जाता है। चित्र 1.4, ये ए आपको दे रखा है। में दर्शाए अनुसार इनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। यस सर, तो अब 10 सेंटीमीटर है तो इनके फोर्स लगेगा, रिपेल करेंगे एक दूसरे को। हमने मान लिया कि जो ए है, इस ए पर जो आवेश है वो है क्यू ए। ठीक है, क्यू स्मॉल है। और जो बी है इस पर हमने आवेश मान लिया क्यू वी। तो जो फोर्स लगेगा एफ इज इक्वल टू कितना लगेगा? के क्यू ए क्यू वी अपॉन आर स्क्वायर। आर 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमने आर स्क्वायर मान लिया। समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये फर्स्ट F1 हो गया। यस सर, अब क्या कह रहा है ये आगे ये कह रहा है कि ए तथा बी गोले को चित्र 1.4 में दर्शानुसार क्रम से अनावेशित गोले सी तथा डी से स्पर्श कराया गया है। तो ये बेटा आपके पास सी है। ठीक है, और ये आपके पास क्या है? डी। अब इन पे स्पर्श करा लिए तो बेटा पहले 4 आवेश मतलब 4 प्लस थे, अब 2 प्लस हो गए। इसका मतलब पहले हमारे पास इस चित्र के इस डायग्राम के अकॉर्डिंग पहले हमने क्यू ए माना था। ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा? ए के पास क्यू ए बाई 2। पहले हमने बी पे आवेश कितना माना था? क्यू बी। अब कितना हो जाएगा? क्यू बी बाई 2। यस सर, अब हमने दोनों को फिर लेके आए। अब 5 सेंटीमीटर है तो अब जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? तो हम लिखेंगे कि सर एफ जो F2 होगा वो हो जाएगा के क्यू ए बाई 2 और क्यू बी बाई 2 बटे जो आर है। ठीक है, अब हो जाएगा आर डैश का स्क्वायर। अब बेटा ये जो आर डैश है ये पुरानी वाली आर बाई 2 हो जाएगा। यस, क्योंकि पहले आर हमने 10 सेंटीमीटर थे। पहले यहाँ पे ये जो आर है ये कितने हैं? 10 सेंटीमीटर। और जो आर डैश है वो कितनी हो गई? 5। तो आधी हो गई ना।
हाँ जी गुरु जी। तो F2 कितना जाएगा, के क्यू ए क्यू वी अपॉन 2 का 4, और आर डैश की जगह r/2 रख देंगे। तो इसका स्क्वायर करेंगे कितना जाएगा, आर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कट जाएगा। तो ये आ गया F2 इक्वल टू, और ये तो सर किसके बराबर आ गया, F1 के। ओहो, इसका मतलब रिपल्सन फोर्स, प्रतिकर्षण फोर्स बराबर आएगा। कैसे बराबर, जैसे जब हमने ये आए इसके पास ये लेके आए, तो मान लो ये इतना हो गया, ठीक है, इतना इसमें क्या आ गया, डिफ्लेक्शन आ गया, या इतना इसमें विक्षेपण आ गया, ठीक है। और जैसे हम ये ऐसे करके इस प्रकार का अरेंज करके और फिर लाएंगे, तो ये अभी भी उतना ही डिफ्लेक्ट होगा। यस सर, ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब एग्जाम्पल 5 देखते हैं। एग्जाम्पल 5 क्या कह रहा है, तीनों आवेश Q1 Q2 Q3 पर विचार कीजिए जिनमें प्रत्येक Q के बराबर है। तो Q1 Q2 और Q3 बराबर किसके है, Q के, तथा L भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर स्थित है। समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर स्थित है, ABC, ओके। त्रिभुज के केंद्रक पर चित्र 1.6 में दर्शाए अनुसार स्थित आवेश Q जो Q का सजाती है, यानी ये Q है, Q का सजाती है, यानी यदि ये प्लस का है तो ये भी किसका होगा, प्लस का होगा, या ये माइनस का है तो ये भी किसका होगा, माइनस पर। कितना परिणामी बल लग रहा है, कितना परिणामी बल लग रहा है। तो ठीक है बेटा, अब इसको अमल करते हैं। तो देखिए बेटा, हमने यहाँ बना लिया, ओके, कौन सा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज बना लिया, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं बेटे, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर हम क्या डालेंगे, एक लंब डालेंगे, ये लो, ठीक, ये लंब हो गया बेटा। अब आपको मालूम है कि जो समबाहु त्रिभुज के शीर्षों से जो डाला गया लंब होता है, यही माध्यिका होता है, यही लंब समद्विभाजक होता है, और यही कोण अर्धक होता है, ठीक है, ऐसे आपको पता है। तो ये यहाँ पे जहाँ काटेगा, ये केंद्रक भी हो गया, ये अंतकेंद्री भी हो गया, ये परिकेंद्री भी हो गया, ये सब पता होता है बेटा आपको, ठीक है। अच्छा, अब आप देखना, इससे क्या होगा कि यहाँ पे जो आवेश है Q, और यहाँ पे जो आवेश है कैपिटल Q, ये एक फोर्स लगाएंगे, और जो फोर्स लगेगा वो लगेगा यहाँ, रिपेल करेंगे ना ये, क्योंकि समान नेचर के है इसलिए, तो इसको नाम दिया हमने F1। इसी प्रकार से बेटा यहाँ पे एक और आवेश है Q, इस Q को ऐसे धकेलेगा, ऐसे फोर्स लगाएगा, ठीक है, तो इसे हमने नाम दिया F2। और ऐसे यहाँ पे भी Q है, और ये Q इसको ऐसे रिपेल करेगा, और इसे नाम दे दिया हमने F3। ओके बच्चों, ठीक है सर। अब आप देखना एक चीज़ कि ये वाली जो लेंथ होगी, ये लेंथ, ये लेंथ, ये और ये लेंथ, तीनों ही क्या होंगी बेटा, बराबर होंगी। ये तीनों ही लेंथ क्या होंगी, बराबर होंगी, बिल्कुल। कैसे बराबर होंगी, क्योंकि हमें मालूम है कि जो त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पे मध्य बिंदु पर काटने वाली जो रेखा होती है वो माध्यिका होती है, और माध्यिका जो होती है वो केंद्रक को 2:1 में विभाजित करती है। तो ये वाली लेंथ 2 है, टोटल लेंथ का ये 2 अनुपात होगा, मतलब 2 भाग होगा, है ना। ऐसे ही ये टोटल लेंथ है तो इसका 2 भाग ये होगा, और ऐसे ही ये टोटल लेंथ है तो इसका भी 2 भाग ये होगा, 1 भाग ये होगा। तो सब 2 2 2 2 बराबर है ना। यस सर, समझ में आ गया सर, इतने अच्छे से समझाओगे तो समझ में क्यों नहीं आएगा। तो ये लेंथ बराबर है, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे हम बेटा, अब देखो एंगल की बात करेंगे। ये एंगल 60 होता है, समबाहु त्रिभुज का कोण कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। तो बेटा ये कितना होगा, 30 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ये माध्यिका भी है तो ये कोण समद्विभाजक भी है, जो कोणों को बराबर भागों में बांटती है, वो भी है। ये समबाहु त्रिभुज के लिए ये स्पेसिफिक केस होता है। और ऐसे ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो ये 30 हो जाएगा, तो बेटा ये कितना हो जाएगा, 60, और ये कितना हो जाएगा, 60। यस सर, ऐसे बेटा ये 60, ये 60, ये 60 और ये 60, 60 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये वाला जो त्रिभुज है, ये जो त्रिभुज है, ऐसे ही त्रिभुज ये बन रहा होगा, और ऐसे त्रिभुज ये वाला बन रहा होगा। देखो ऐसे वाला ये त्रिभुज बन रहे हैं ना, तो ये बराबर, ठीक है। ओके सर, तो फिर से हम इसको एक बार बनाते हैं, इस डायग्राम को फिर से बनाते हैं और फिर से समझते हैं। ये लो, ये बना दिया समबाहु त्रिभुज, ठीक।
ये हमने 3 रेखा खींची, 1, ओके, 2, ओके, और 3। ओके सर, ये ठीक है। यस सर। अब हम यहाँ पे दिखा देते हैं फोर्स। तो बेटा ये क्यू, ये कैपिटल क्यू, ये लेंथ हमने मान ली आर, ठीक है, ये वाली लेंथ, ये लेंथ आर मान ली। तो और यहाँ पे फोर्स लग रहा है, ये हमने बोला F1, ठीक। F2 किसको बोला, इधर वाले को। तो ये भी लेंथ कितनी हो जाएगी, आर, और यहाँ पे क्यू है तो ये भी इस पर फोर्स लगाएगा, इसे बोलेंगे F2। और ये आर, ये क्यू, तो ये भी इस पर ऐसे फोर्स लगाएगा, इसे बोलेंगे F3। अब हम क्या करेंगे बेटा, ये एंगल कितना है 60, और ये एंगल भी कितना है 60, इसे घटक करेंगे। तो घटक करेंगे तो F2 के घटक करेंगे ऊपर, तो ये हो जाएगा F2 cos 60। ऐसे इस F3 के घटक करेंगे तो इसके अलोंग ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा F3 cos 60, ठीक है। और इधर भी हो जाएगा, फिर इसके देखो इधर भी होंगे ऐसे और ऐसे, ये क्या हो जाएंगे साइन के। तो इधर कितना हो जाएगा F2 sin 60, और इधर कितना हो जाएगा बेटा, इधर इधर हो जाएगा F3 sin 60। और यहाँ नीचे जो है बेटा, ये कितना है F1। तो बेटा F2 F3, अब देखो यहाँ पे फोर्स की बात करेंगे हम, तो F1 कितना लगेगा, F1 लगेगा के क्यू कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ऐसे बेटा F2 भी कितना लगेगा, के क्यू कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहा हूँ मैं, परिमाण के पॉइंट ऑफ व्यू से, दिशा तो अलग अलग है ही इनकी। यस सर। और ऐसे ही F3 भी कितना होगा बेटा, के क्यू कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो क्या हम बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ F1, मैग्नीट्यूड ऑफ F2 और मैग्नीट्यूड ऑफ F3 बराबर एफ के। हाँ जी सर। तो ये F2 sin 60 और F3 sin 60, क्योंकि F2 F3 बराबर हो गए, sin 60 बराबर है तो कट जाएंगे, और दिशा अलग अलग है तो कट जाएंगे ये। और ये वाले जो है वो जुड़ जाएंगे, तो बोलो कितना जाएगा ये ऊपर, तो ये जाएगा F2 F3, F बोल दिया, cos 60 तो क्या बोले, इसे लिख देंगे हम 2F cos 60। यस सर। और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा F। और यहाँ F1 भी किस बराबर है, F के, तो ऊपर भी F और नीचे भी क्या है F, तो F से F कट गया, तो F नेट कितना आ जाएगा, 0 आ गया। ये लो सर आंसर, बात ख़त्म। ओके, बट अब सर बेटा, अब देखो बेटा, हम इसे जो करेंगे वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम बात करें कि सर बोर्ड में हम कैसे करेंगे, कैसे हम सदिशी निरूपण की सहायता लेंगे कूलाम के सदिश नियम की। तो आइए बेटा, बोर्ड के नियम से हम करते हैं। तो बोर्ड के नियम से हम एग्जाम्पल 1.6 उदाहरण नंबर 6 में करते हैं, ठीक है। तो उदाहरण नंबर 6 में क्या कह रहा है कि 1.7 में दर्शाए अनुसार किसी समबाहु त्रिभुज, यहाँ भी कौन सा त्रिभुज है, यहाँ भी बेटा समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर स्थित आवेश Q माइनस Q पर विचार कीजिए। प्रत्येक आवेश पर कितना बल लग रहा है, प्रत्येक आवेश पे बल निकालना है। ओके सर, अब कैसे हम बात करेंगे, तो देखिए बेटा इस सवाल को समझते हैं अच्छे से। तो देखो हमने वही बनाया, क्या बनाया, समबाहु त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ रखा है माइनस के क्यू, यहाँ रखा है प्लस के क्यू, और यहाँ रखा है प्लस के क्यू। प्रत्येक पे हमें क्या निकालना है, प्रत्येक पे हमें फोर्स निकालना है, प्रत्येक आवेश पे, ठीक है, दोनों आवेश के कारण। तो देखो बेटा, अब हम इसके लिए क्या कर लेंगे, हम इसके लिए एक एक्सिस बना लेंगे पहले, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ये लो, ये हमने बना लिया बेटा कौन सा अक्ष, ये हमने बना लिया वाई अक्ष। इसी प्रकार से बेटा ये वाला जो है, ये लो, ये हमने बना लिया बेटा कौन सा अक्ष, एस अक्ष, ठीक है। और इसे हमने दे दिया 0,0। ये वाली लेंथ L है, तो ये कितनी रहेगी बेटा L,0। और ये जो है ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी L/2, सॉरी ये L/2 हो गई,
ये वाली दूरी, तो x का मान तो l/2 हो गया, ठीक है। और ये समबाहु त्रिभुज है, तो बेटा देखो ये लेंथ भी l दे रखी है और ये लेंथ भी कितनी है l, तो हमें ये वाली लेंथ निकालनी है, ये बड़ी सारी है ना, तो ये जो बड़ी सारी लेंथ है ये एंगल कितना होता है 60 डिग्री, ठीक है। तो अब हमें मालूम है साइन 60 क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब ये सामने वाला लंब ही हो गया ये भुजा, जैसे मान लो मैंने इसको माना a, ठीक है, और इसको माना m, तो कितना हो जाएगा लंब कितना हो जाएगा am और कर्ण कितना है l, ठीक है। साइन 60 कितना होता है √3/2 और l इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा ये am, तो am की वैल्यू कितनी हो गई √3l/2, ठीक है। तो a के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ये कितने हो जाएंगे बेटा, तो मैं इसे वाइट पेन से दिखा देता हूँ। तो a के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x का मान तो कितना है l/2 और y का मान कितना हो गया √3/2l, यस सर। अब ऐसे करने से क्या होगा, ऐसे करने से हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है, यानी हमें ये वाली दिशा निकाल लेंगे हम, ठीक, हम ये इस प्रकार ये और ये वाली दिशा निकाल लेंगे, ऐसे निकाल सकते हैं ना, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ओके सर, अब करते हैं हम, देखो ए पर माइनस क्यू है, तो अब आप मुझे बताओ ये वाला जो क्यू है ये इस ए को आकर्षण करेगा ना, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, तो इस पर फोर्स लगेगा नीचे, ऐसे फोर्स लगेगा, यस सर। तो हमें जो दिशा लेनी है इसकी, तो ये ऐसे आ गए ना, यस सर, ठीक है। ऐसे ही ये वाला क्यू इस माइनस क्यू को अपनी क्या करेगा आकर्षित करेगा, तो ये हो गया ऐसे, यस सर। तो हमने इसे नाम दिया F1 और इसे हमने नाम दिया F2, ठीक है बेटा ए पॉइंट पर। तो चलिए बेटा अब हमें F1 निकालना है, तो F1 इजिकल टू मैग्नीट्यूड बात कर लेंगे अभी हम, तो कितना हो जाएगा K Q, ये माइनस का जो प्लस हो जाएगा क्योंकि मैग्नीट्यूड कर रहे हैं हम, अपॉन ये वाली लेंथ, तो ये लेंथ कितनी है l², ठीक है। तो कितना हो जाएगा बेटा ये KQ² अपॉन l², इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार से हमें ये F2 निकालना है, तो F2 का भी हम मैग्नीट्यूड वाइज निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा बेटा KQ अपॉन ये लेंथ भी कितनी है l², तो कितना हो जाएगा ये KQ² अपॉन l², इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों से हम बैच चेक करेंगे, तो F1 का मोड F2 वेक्टर का मोड बराबर किसके आ गया F के, और बराबर कितनी वैल्यू आई KQ² अपॉन l², ठीक है बेटा। इससे ये लो, तो यहाँ पे भी F1 की वैल्यू F हो गई और F2 की वैल्यू भी कितनी हो गई F हो गई। ओके गुरुजी, अब हम क्या करेंगे इसके कंपोनेंट करेंगे, तो ये 60 डिग्री है, ये 90 है, तो बेटा ये कितना हो जाएगा, तो गुरुजी ये 30 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा हमें तो इसको सदिश करना है, ठीक है ठीक है, ओके 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 ओके। तो देखो बेटा अब हम इस पे एफ नेट, तो देखो बेटा एफ नेट निकालना है, यस सर गुरुजी। तो ए पर हमें एफ नेट निकालना है, तो एफ नेट वैक्टर बराबर हम क्या लिखेंगे F1 वैक्टर प्लस F2 वैक्टर, यस सर। तो गुरुजी एफ नेट वैक्टर इजिकल टू F1 वैक्टर, तो गुरुजी F1 का परिमाण तो निकाल लिया, अब हमें निकालनी है F1 की दिशा, तो दिशा F1 की दिशा की तरह ये रही, ओके। तो ऐसे ना, ऐसे ये ऐसे, तो ये है F1 की दिशा, यस सर। तो ये दिशा निकालेंगे, तो आइए निकालते हैं। तो ये जो दिशा है ये वेक्टर जो किधर की तरफ है, मूल बिंदु की तरफ है, ओ की तरफ है ना, और कहाँ से देखो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है ए से, और जा कहाँ रहा है ओ पे, ठीक है। तो हमें इसकी दिशा निकालनी है, तो देखो बेटा हमें आर वेक्टर निकालना है, तो देखो आर वेक्टर बराबर हम क्या लेंगे, कहाँ पे जा रहा है ये ओ पे, तो ओ वेक्टर माइनस के कहाँ से स्टार्ट हुआ है ए वेक्टर से, यस सर गुरुजी बिल्कुल सर। तो आर वेक्टर बराबर ओ वेक्टर कितना है, मतलब ओ क्या है 0 0 माइनस ए कितना है l/2 कोमा √3/2 l, यही है ना, यस सर। तो R1 लगा लो इसमें 1 1, तो कितना जाएगा बेटा, देखो x के मान घटाएंगे तो 0, ये x का मान ये रहा 0 और इसमें x का मान कितना है l/2, तो कितना जाएगा -l/2, x का मान है तो किसी दिखाएंगे आई कैप से, ऐसे y का मान 0 यहाँ पे 0, तो कितना जाएगा -√3/2 l, और ये किसका मान है
वाई का तो ऐसा हो जाएगा, तो ये R1 वेक्टर आ गया। यस सर गुरु जी, मज़े आ गए ये। ओके, ये R1 वेक्टर आ गया, ठीक है। ओके गुरु जी, यस सर, समझ में आ गया। अब हम ये R1 वेक्टर हो गया। इसी प्रकार से हमें क्या निकालना है, R2 वेक्टर। तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R2 वेक्टर। तो R2 वेक्टर, तो देखो बेटा यहाँ लिख दूँ मैं, इसके अंदर लिख देता हूँ ना। तो R2 वेक्टर बराबर, अब देखो ये जो वेक्टर है ये किसकी तरफ जा रहा है, इस वाले पॉइंट की तरफ। तो ये ए ओ, इसे नाम दे दिया हमने एम, तो एम की तरफ जा रहा है ना ये। तो क्या लिखेंगे हम, एम वेक्टर माइनस ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है, ए वेक्टर से, ठीक है। अच्छा, एम वेक्टर के कोऑर्डिनेट क्या है, एल कोमा 0 माइनस ए के कितने हैं, L/2 कोमा √3/2 L। तो यहाँ से बेटा R2 वेक्टर कितना जाएगा, एक्स एक्स के मान घटा दो तो L में से L/2 गए तो L/2 आई कैप। ऐसे बेटा थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं, ऐसे हम y में से y के मान घटाएंगे तो y का मान यहाँ पे तो 0 है, और यहाँ y का मान ये है, तो कितना जाएगा माइनस के √3/2 L, ठीक है। और ये किसका मान है, जे, y का, तो जे कैप। तो ये हो गया R2। यस सर, मज़े आ गए, ये हो गया R2। कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं है सर, दिक्कत हो भी नहीं सकती सर। चलिए अब F1 वेक्टर, तो F1 वेक्टर में हम क्या लिखेंगे, तो हम F1 वेक्टर का तो परिमाण लिख लेंगे, F1 का परिमाण, और इसकी दिशा तो R1 कैप से दिखा देंगे, प्लस ऐसे F2 को तो F2 का क्या दिखा देंगे हम, परिमाण, और इसकी दिशा कितनी है, R2 कैप। यस सर, तो एफ नेट वैक्टर इज इक्वल टू F1, F1 का परिमाण कितना है, KQ² अपॉन L स्क्वायर। अब यहाँ R1 कैप को क्या दिखाएंगे हम, R1 वेक्टर बटे R1 वेक्टर का मोड, प्लस F2 कितना है, KQ² अपॉन L स्क्वायर। R2 वेक्टर को क्या लिख सकते हैं हम, R2 वेक्टर R2 कैप, एक ऐसा दृश्य दिखाते हैं ना हम को, R2 का परिमाण। यस सर। अब देखो बेटा, ये जो परिमाण है, ये परिमाण ये भी L के बराबर है, और ये भी किसके बराबर है, L के बराबर है, तो यहाँ पे L आ जाएगा। तो एफ नेट वैक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, KQ² अपॉन L स्क्वायर इंटू R1 वेक्टर बटे, ये L हो जाएगा, R1 वेक्टर का परिमाण किसके बराबर है, L के, प्लस KQ² अपॉन L स्क्वायर, और R2 वेक्टर बटे, R2 वेक्टर का परिमाण किसके बराबर है, L के। तो बेटा एफ नेट वेक्टर बराबर, बोलो क्या कॉमन आ जाएगा, KQ² अपॉन L³ कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर। अब वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो KQ² अपॉन L³। R1 वेक्टर की वैल्यू कितनी है, R1 वेक्टर की वैल्यू है माइनस के L/2 आई कैप माइनस के √3/2 L आई कैप। तो माइनस के L/2 आई कैप माइनस के √3 L/2 जे कैप, प्लस R2 वेक्टर की वैल्यू कितनी है, L/2 आई कैप माइनस के √3 L/2 जे कैप। तो देखो प्लस के माइनस कर जाएगा, अब ये माइनस माइनस, ठीक है, ये माइनस और ये माइनस, तो 2 टाइम्स हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे, तो ये जाएगा KQ² अपॉन L स्क्वायर, ठीक है, और ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो क्या लिख देंगे, माइनस के 2 √3 L अपॉन 2 जे कैप। 2 से 2 कट जाएगा, ये L³ है, सॉरी L³, ये L³, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, एक L से एक L कट जाएगा, तो क्या बचेगा, KQ² अपॉन L स्क्वायर, और क्या बेटा यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस √3 जे कैप। अब √3 को भी आगे ले लो, तो √3 KQ² अपॉन L स्क्वायर माइनस के जे कैप। इसका मतलब यहाँ पे जो फोर्स लगेगा परिणामी, वो कहाँ लगेगा, नीचे, कि जे कैप ऊपर वाले को हमने जे कैप प्लस लिया, तो नीचे वाले क्या लेंगे, माइनस जे कैप। और कितना परिमाण में कितना जाएगा, परिमाण में जाएगा √3 KQ² बाई L स्क्वायर, ठीक है बेटा।
ऐसे ही हम ऐसे ही हम ये सदिश रूप हो गया। ऐसे ही हमें किसका निकालना है, हमें इस क्यू पे निकालना है, इस क्यू का निकालना है। ठीक है, तो ये माइनस क्यू इस क्यू को किधर करेगा, ऐसे आकर्षित करेगा, और ये वाला क्यू इस क्यू को किधर करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, ऐसे। अब इसका जो हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो रिजल्टेंट कहाँ आएगा, इधर हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस के जे कैप हो जाएगा वो। ऐसे इसमें करेंगे, माइनस के क्यू इस क्यू को किधर करेगा, ऐसे आकर्षित करेगा, और ये प्लस क्यू इस क्यू को ऐसे यूँ भगाएगा। ठीक है, अब इसका हम सदिशीय निरूपण करेंगे, ये तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये ऐसे। ओके, तो आप कर लोगे अब इसको, यस अब आप करना। ओके बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे है 1.1 यानी पहला सवाल एनसीईआरटी का। बहुत सिंपल सवाल है। क्या कह रहा है हमसे, आपसे कह रहा है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोले पर आवेश ये है, तो उनके बीच कितना बल होगा। तो सिंपल है बेटा। ठीक है, पहला सवाल बहुत सिंपल है। तो F बराबर क्या लगाओगे, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, आप आर की जगह 30 सेंटीमीटर और Q1 Q2 की जगह ये वैल्यू रख देंगे आप, तो आपके पास फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, दूसरा सवाल, दूसरा क्या कह रहा है, 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलम आवेश हो तो दोनों गोलों के बीच की दूरी कितनी होगी। तो सिंपल है बेटा। तो फोर्स की वैल्यू 0.2, के की वैल्यू 9 × 10⁻9, Q1 की वैल्यू कितनी है 0.4 माइक्रो 10⁻6 होता है बेटा, और Q2 की वैल्यू कितनी है 0.8 और 10⁻6 बटे आर स्क्वायर। हमें आर निकालना है। ठीक है, निकाल लेंगे हम। कैसे निकाल, अब देखो बेटा कैसे निकालेंगे सर, बिल्कुल निकालेंगे। 0.2 को लिख सकते हो 2/10, यस सर। 9 लिख दिया, यस सर। 0.4 0.8, तो 8 चौक 32। ठीक है, तो 8 चौक 32 और पॉइंट हटा के नीचे लगा दिया 100। ठीक, ओके सर। फिर उसके बाद क्या हुआ, 10⁻9, तो -6 -6 -12, -12 में से प्लस के 9 गए तो -3, यस बटे कितना आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये 10 से ये 10 कर जाएगा, यस सर। तो अब ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर तो उधर ले गए और 2 को इधर ले आए, तो 9 × 32 इंटू ये 10 ऊपर चल जाएगा, 10⁻4 बटे कितना हो जाएगा ये 2। ठीक है, इधर सेंटीमीटर, हाँ ठीक है 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 ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे, 2 से इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 16। ठीक है, अब आर ले लेंगे तो रूट हट जाएगा, तो 9 का रूट कितना हो जाएगा 3, 16 का रूट कितना हो जाएगा 4, और 10⁻4 का रूट कितना हो जाएगा 10⁻2। तो 4 तिया 12 बटे 10⁻2 कितना होता है 100, तो 0.12 मीटर, ये लो। ठीक है, या 12 सेंटीमीटर, यस सर। तो उसके बाद बी पार्ट क्या करा है, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा, तो वही लगेगा 0.2 न्यूटन। इसमें क्या है, बल तो सेम होता है ना, पहले कारण दूसरे कारण पहले। ठीक है, तो बल का परिमाण तो समान होता है, दिशा अलग होती है, तो वही हो गया। चलिए बेटा अब आगे बढ़ते हैं। आगे है छठा सवाल। छठा सवाल क्या कह रहा है आपसे, छठा सवाल कह रहा है बेटा आपसे कि 4 बिंदु आवेश QA QB QC और QD, ठीक है, 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के शीर्ष पर स्थित है। वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलम पर आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा। तो ये बल निकालते हैं। तो देखो बेटा, ये लो, अरे ये क्या बना दिया, चलिए हमें तो बनाना है वर्ग बनाना है, ये वर्ग बन गया। ठीक है, इसके यहाँ पर कितना रखा है, ये A है तो यहाँ पे रखा है 2 माइक्रोकूलम, ये B है तो इस पर रखा है -5 माइक्रोकूलम, ये C है तो इस पर रखा है 2 माइक्रोकूलम, और ये D है तो इस पर रखा है -5 माइक्रोकूलम। ठीक, और ये 10 सेंटीमीटर, 10 10 10 10। ठीक है, अब हमें इसके केंद्र पर, तो केंद्र बिल्कुल ये विकर्ण और ये वाला विकर्ण जहाँ काटेंगे वहीं केंद्र बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया केंद्र वर्ग का, और यहाँ पे रखा है 1 माइक्रोकूलम। तो हमें पूछा है कि इस पर बल कितना लगेगा, इस पर। तो बोलो ये 2 वाला, पेन चेंज कर देते हैं हम,
बोलो ये 2 वाला इस 1 पे क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, तो फोर्स लगेगा ऐसे। ठीक है, इसका नाम दिया हमने F1। तब मैग्नीट्यूड वाइज बात कर लेते हैं, मैग्नीट्यूड केवल, तो कितना रहेगा के, क्यू कितना है 2 माइक्रो कूलम, ठीक है, और ये कितना है 1, और माइक्रो माइक्रो 10⁻⁻12 हो जाएगा ये, ठीक है, यस, बटे आर स्क्वायर, तो ये वाली दूरी, ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस हो गई आर, तो कितना हो जाएगा ये आर स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही अब क्या करेंगे, ये -5 माइक्रो कूलम, इसको क्या करेगा ऐसे खींचेगा अपनी ओर, आकर्षित करेगा, क्योंकि ये क्या है गुरुजी, ये है विजातीय आवेश, तो ये F2 हो गया। तो F2 का परिमाण निकालेंगे, तो F2 का परिमाण कितना हो जाएगा बेटा, के कितना है 1 तो 5, ठीक है, 1 गुणा माइक्रो माइक्रो 10⁻⁻12, और ये वाली डिस्टेंस, तो बेटा ये आर है तो फिर ये भी आर हो जाएगा, उसमें सिंपल सी बात है, क्या है आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए उसके बाद हमें निकालना है F3 यानी ये 2 माइक्रो कूलम। अच्छा ये 2 इस 1 को किधर करेगा ऐसे, ओहो, तो ये F3। अब आप देखो बेटा ये F3 ये आर, तो ये F1 और ये F3 तो बराबर हो जाएंगे ना। ये देखो F3 का परिमाण यदि मैं बात करूँ तो F3 का परिमाण कितना हो जाएगा, के 2 गुणा 1 गुणा 10⁻⁻12 बटे आर स्क्वायर। अब आप देखो F1 का परिमाण और F3 का परिमाण बराबर आ रहा है, और दिशा क्या आ रही है विपरीत, तो कट जाएंगे ये, तो कुछ नहीं बचेगा यहाँ पे तो इनके कारण, यस सर। इसी प्रकार -5 इसको ऐसे आकर्षित करेगा, तो F4 वेक्टर का मोड बराबर कितना हो जाएगा, के 5 गुणा 1 गुणा 10⁻⁻12 जाएगा ना माइक्रो माइक्रो इंटू आर स्क्वायर, तो ये डिस्टेंस आर हो गई। तो ऐसे F2 और F4 कट जाएंगे तो F नेट कितना हो जाएगा, F नेट हो जाएगा 0, यस सर। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा, अब आगे का जो हमारा लेक्चर आएगा उसमें हम विद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे और गाउस के नियम बात करेंगे, विद्युत वक्र रेखाओं की बात करेंगे। ओके बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।